हाय एवरीवन। अगर मैं आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन रखूँ जिसमें एक स्टूडेंट है जिसने 11th में मैथ्स लिया, 12th में बायो ली, सिलेक्शन लिया उसी साल, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, अगेन उसने तैयारी की और 670 स्कोर उसने किया, तो फिर कैसा समझोगे? है ना, बियॉन्ड समथिंग मैजिकल मैजिकल, राइट? तो यू डोंट नो मी, आई एम पंकज, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड एट एम्स जोधपुर, और स्वागत है आपका एक अनदर एपिसोड, एक अलग एपिसोड टॉपर टॉक्स के, जो थोड़ा सा हटके है, जो थोड़ा सा अलग है। स्टोरी जो है वो थोड़ी अलग है। राकेश नाम है उस टॉपर का, 670 उसने स्कोर किया इस साल। बायोलॉजी में कंप्लीट उसका स्कोर है 360 आउट ऑफ 360, विच इज परफेक्ट। मानकर चलो 11th में बायो नहीं है और 12th में बायो है, एक साल ड्रॉप लेके अगर वो 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर रहा है, विच इज फार बेटर, लाइक मैजिकल, राइट? और सबसे बड़ी बात, 11th में जब उसके पास मैथ्स थी, उसका आईएमएम में रैंक 8 था। मैथ्स ओलंपियाड शायद होता होगा, उसमें रैंक उसकी 8 थी। तो काफ़ी शानदार स्टोरी है। आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड शेयर जरूर करना। इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो करना चाहते हो, नीचे ऐसे ही स्टूडेंट्स मेरे को लाइक इंस्टाग्राम पर ज़्यादा मिलते हैं, तो आप जरूर फॉलो कर सकते हो, राइट? मिलते हैं इस वीडियो के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए। Hello guys, Rakesh on this side. First of all, I'd like to thank Pankaj Bhaiya for giving me a chance to share my experience on this platform. आज हम बात करेंगे कैसे मैंने 11th में मेरे पास नॉन मेडिकल थी और मैथ ओलंपियाड में ऑल इंडिया रैंक, आईएमओ में ऑल इंडिया रैंक 8 सिक्योर की। उसके बाद में 12th में स्कूलिंग के साथ साथ 595 स्कोर किया 11th, जबकि नॉन मेडिकल थी 11th में। और अगले ही साल मतलब 2021 में, नहीं 2020, बिना कोचिंग के 670 मार्क्स स्कोर किए और 360 आउट 316 बायोलॉजी। 10th में किसी के भी 90% अबव मार्क्स आते हैं, परसेंटेज बनती हैं, तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन उससे बढ़ जाती हैं। वो उनको दो ही ऑप्शन देते हैं, या तो मेडिकल या नॉन मेडिकल। सीधा सीधा बोलते हैं इंजीनियर या डॉक्टर। मेरे को भी दो ऑप्शन मिले, मैंने चूज किया नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में अच्छा चल रहा था, मैथ भी अच्छी समझ में आई थी, मैथ में भी अच्छा मन था। ऑल इंडिया रैंक 8 है मेरी आईएमओ में, अच्छा चल रहा था सब कुछ। पर लास्ट में ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस हुई, कुछ रीजन्स थे जिसकी वजह से मेरे को मेडिकल में चेंज करना पड़ा। तो 12th में मैंने पीसीएम की बजाय पीसीबी ली। 12th में आने के बाद मेरे को ये तक नहीं पता था कि नीट का एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है। मैंने ये सोचा था बस सिर्फ ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप के साथ क्रैक करेंगे इसको। उस टाइम मेरा कोई प्लान नहीं था नीट क्रैक करने का, पर लास्ट तक आते आते मन बन गया प्लान। वो पिछली बार भी मेरे 595 स्कोर था और मेरे को पीजीआई रोहतक मिल गया था, पर वो मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसमें पिछले साल से ही बॉन्ड कर दिया 40 लाख रुपए का। मैंने सोचा अगले साल कोई ना कोई एम्स मिल ही जाएगा तो वो ज्वाइन करेंगे। नीट क्रैक करने के लिए सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना ही कोई हार्ड वर्क, ना ही कोई स्मार्ट वर्क। किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने अंदर आईक्यू लेवल बहुत हाई होना चाहिए, आइंस्टाइन लेवल का होना चाहिए, नहीं। अब वो एग्ज़ाम आई नहीं रहना जो आईक्यू चेक करता है, अब तो एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस ही चेक होती है। नीट क्रैक करने के लिए मैं खुद सजेस्ट करता हूँ, सिर्फ कॉन्फिडेंस मेरा एक वेपन था, एक टूल मान लो, जिसके दम पर मैं नीट क्रैक कर पाया 2 बार। एक और चीज़ की बात करते हैं, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करते हैं, मतलब जो तुम सोच सकते हो और उसके लिए काम करते हो वो तुम्हें मिलेगा ही। कंडीशन ये है उसके लिए काम करना है, ऐसा नहीं छोड़ दिया, सोच के छोड़ दिया वो मिलेगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं बताता हूँ, 11th में नॉन मेडिकल थी, 12th में मेडिकल ली। घर आके मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। लास्ट में आके दिसंबर जनवरी में आके मैंने पढ़ना शुरू किया। हाँ, मैं थोड़े बहुत 4-5 घंटे पढ़ने लगा, ठीक है, उसके दम पे। पर 11th में क्या था हमारे कि दिसंबर में पेपर करा के जनवरी में 12th में उठा देते थे, 12th में अपग्रेड कर देते थे हमें। तो कुछ टॉपिक होते थे लास्ट के, जैसे केमिस्ट्री में लास्ट के टॉपिक रह गए, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रह गई। ऐसे ही फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक्स रह गए। और 11th में बायो तो आती नहीं थी क्योंकि मैं 11th में नॉन मेडिकल में था, इसलिए मेरे बहुत सारे टॉपिक वीक थे, जिसकी वजह से ही पिछले साल मेरा तो स्कोर थोड़ा कम रह पाया। मेरी गलती क्या थी, मैंने बोर्ड को और नीट को एक जैसा माना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बोर्ड और नीट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, टोटली अलग अलग है। बोर्ड में तो ये होता है कि लास्ट वाले दिन पढ़ लो तो भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपकी 95 अबव भी ले सकते हो लास्ट वाले दिन भी पढ़ोगे तो।
पर नीट क्या मांगते हैं, आपको रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं कहता मैं, थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। वो सारे टॉपिक कवर होने चाहिए। मैंने यही गलती की कि मैंने सारे टॉपिक कवर नहीं किए, जो मेरे वीक पॉइंट थे वो मेरे वीक पॉइंट ही रह गए। इसीलिए +2 के साथ मेरे स्कोर 595 ही रह गया। ऑल तो मेरे को कॉलेज भी मिल गई थी, पर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। अब फिर +2 के बाद क्या है, मैं विदाउट कोचिंग, हाँ मान सकते हो विदाउट कोचिंग हूँ, क्योंकि मैंने कोचिंग 2.5 महीने के लिए ज्वाइन की थी, और 2.5 महीने में भी मैं मान लो 1 महीने ही गया था, क्योंकि जो टॉपिक मेरे को नहीं आते थे मैं सिर्फ उनको कवर करके आता था। कभी इस क्लास में बैठ गया, कभी उस क्लास में, तो 1 महीने गया था, बाकी मैं हॉस्टल में रहता था और उसके बाद मैं घर ही आ गया था। तो मेरे जो वीक पॉइंट थे वो कवर अप हो गए, और बाद में मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की बिना कोचिंग के, मैंने क्रैक किया। मेरे की बार मार्क्स हैं 670 और बायोलॉजी में मार्क्स हैं 360 आउट ऑफ 360, जो मैंने कभी 11th में पढ़ी भी नहीं थी। और मेरा एक रीज़न यही था कि 11th में मैंने नॉन मेडिकल ली, क्योंकि बायोलॉजी से मेरे को डर लगता था। जो ये मॉलिक्यूल्स आर्थ्रोपोडा ये मेरे को याद नहीं होते थे, अलग से नाम लगते थे इनके। पर जो चीज़ें हम मन में कर लेते हैं हमें करनी है, तो भगवान भी हमें हमारा साथ देता है कहीं ना कहीं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, अपने को कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर कि तुम कर सकते हो, तो सारी चीज़ें होंगी। अब कुछ फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए मैं सजेशन देना चाहता हूँ। बायोलॉजी में आपको करना क्या है, कोचिंग वाले पढ़ाएंगे आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें बहुत सारी पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़नी है, उनका काम है पढ़ाना, वो करते रहेंगे। अपने को बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अपने को मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं चाहिए, अपने को नीट में मार्क्स चाहिए। नीट में मार्क्स लेने के सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, इससे आप 360 आप 360 स्कोर कर सकते हो। फिजिक्स के लिए बहुत सारे लोग एच सी वर्मा, एराडो जैसी बुक अटेम्प्ट करते हैं, उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब नीट का वो लेवल नहीं रहा जो पहले आता था फिजिक्स का, तो आप इतनी भारी बुक मत करो। आप सिर्फ कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जाम्पल और एंड एक्सरसाइज है, दैट आर इनफ। और ज़्यादा ही करना चाहो तो DC पांडे एक बुक है, थियरी के लिए बेस्ट बुक है वो, थियरी न्यूमेरिकल बढ़िया है उसमें दोनों, तो वो बेस्ट बुक है नीट के लिए। और केमिस्ट्री अपनी फिजिकल तो है ही, फिजिक्स जैसी नोट से कवर कर सकते हैं, जैसे फॉर्मूले याद हो तो फिजिकल तो सबको आती ही है, फिजिकल में सबका परफेक्शन होता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिकली मैं बोलना चाहूँगा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी याद होनी चाहिए। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिकली सिर्फ एनसीईआरटी प्रीफर करो, उनके सोल्ड एग्जाम्पल सोल्व करो, केमिस्ट्री के सारे फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के सोल्ड एग्जाम्पल सोल्व करो। उनसे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ के आ रहे हैं अभी एग्जाम्स में, और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो, प्रीवियस ईयर प्लस एनसीईआरटी, दैट आर मोर देन इनफ। थैंक यू। सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये लगी कि उसने एक बहुत अच्छी बात बताई जो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़रूरी थी जब मैं नीट की टाइम BMS में कोचिंग कर रहा था। वो था कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज मस्ट मस्ट मस्ट, वो होना ही चाहिए। वो अगर नहीं होगा, तुम्हारी कितनी ही अच्छी प्रिपरेशन हो, तुम किसी भी फेज में हो, नीट रैंक करना नियरली इम्पॉसिबल होता है। अगर क्योंकि नीट रैंक ईजी पेपर आता है, बट इम्पॉसिबल क्यों हो जाता है, क्योंकि एक रैंक के ऊपर बहुत सारे बच्चे होते हैं, सीट्स तो हमारे पास लिमिटेड होती है ना, तो ये दिक्कत होती है। दूसरा, सिलेबस ओरिएंटेड रहा, एनसीईआरटी को अपना कोर मानकर चला, इरोडो HCV को थोड़ी शांति दी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुक अच्छी नहीं है, बुक बहुत शानदार है, बट हमारे लिए थोड़ी कम ही। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये लगेगी, उसने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया, एनालाइज नहीं उस पर काम किया। कुछ लोग मिस्टेक्स को पहचान नहीं पाते, जो पहचानते हैं एनालाइज कर लेते हैं वो काम नहीं कर पाते, और टॉपर्स जो होते हैं उन पर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, राइट। होपफुली इन सब के बाद आप समझ गए होंगे कि क्या क्या पॉइंट्स जो हो जरूरी है। स्टोरी भी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना। एंड नीट की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी, नहीं की है तो वॉरियर बैच जो है वो उड़ान प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है। सिलेबस जो है अभी कंटिन्यू है। अगर आप नहीं इनरोल किए, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं तो प्लीज़ एनरोल कर लीजिए, या फिर आप एक बार प्लीज़ देखिए जरूर कि कोर्स में क्या है क्या नहीं है। उसके कुछ शानदार फीचर्स है, लाइक मेडिफ्लिक्स एक बहुत शानदार फीचर है, शॉर्ट फीचर है कि आपने अगर मान लीजिए आपका सिलेबस जो हो कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मेरे को कंप्लीट करने हैं बट मेरे को उनका रिवाइज करना है, केवल मेरे को आता तो है बट रिवीजन करना है, तो आप शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं उनको देख के आप जल्दी से जल्दी जो है अपना चैप्टर जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, राइट। मार्च या अप्रैल तक आपका सिलेबस जो हो पूरा का पूरा कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। एंड आपके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स मिलेंगे बायोलॉजी के, जो क्रूशियल होते हैं जल्दी से जल्दी रिवाइज करने का। लाइक मैंने पर्सनली वो नोट्स देखे हैं तो मुझे काफ़ी शानदार लगे इस चीज़ में, राइट। आपकी UITS होगी जिसमें आपके रैंक्स जो हैं
वो डिसाइड होंगे, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन बैंक है उसमें सेक्शन ए एंड बी अलग अलग दिया हुआ है, जिसके कारण आपकी प्रैक्टिस जो है वो हार्डकोर बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस की जाएगी। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पर जाके एक बार डेमो लेक्चर जो है जरूर देख सकते हैं, राइट। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखना, और कोरोना जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। पेपर कब हो ना हो डजंट मैटर, प्रिपरेशन करना मस्ट है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।